गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स की बात कर रहे थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कई चीज़ें और हैं जो आपको जाननी है। ओके, ग्रेविटेशनल वेव में कई चीज़ें हैं जो अभी आपको और जाननी है। अभी वैसे भी हमने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, अभी तो हम जस्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी स्टार्ट में देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पूछ लिया है। यहाँ तक कि आपके पेपर में आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितना इंटरेस्टिंग था आप समझ सकते हैं। उसके बेसिस पे आपने स्पेस टाइम के दम पर आप ब्रह्मांड को समझने लगे। आप में से कई बच्चों को आज समझ में आएगा कि हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्यों घूमती है। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्यों घूमती है। मैंने अभी बोला था कि जो ब्रह्मांड है उसमें चार तरह के फोर्सेस हैं जो नेचुरल फोर्सेस कहलाते हैं। अब वो जो नेचुरल फोर्सेस हैं जो ब्रह्मांड में मिलते हैं, दिस नेचुरल फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। ये चार चीज़ें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, ये चार फोर्सेस हैं जो इस ब्रह्मांड में मिलते हैं। इन्हीं फोर्स में से एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है। एक लाइन में सुन लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है और ये सबको पता है। मैं आपको पीछे आपको बता चुका हूँ। जो दो हैवी बॉडी के बीच लगने वाला होता है, ओके, दो हैवी बॉडी के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब मान लो दो गर्ल्स हैं, है ना, टू गर्ल्स हैं। एक मान लो ये है और एक मान लो ये है, दो बच्चियां हैं। दोनों दूसरे का हाथ पकड़ कर ना इस तरह घूम रही हैं। वो जो गेम नहीं होता है जो घरों में खेलते हुए देखा होगा लोगों को, तो उसमें दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही हैं। तो इस केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को खींच रही होती है अपनी तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में होते हैं। दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में होते हैं, खींच रहे हैं दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में होते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में दूसरे को खींच रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो थक रहे होते हैं। और थकते थकते एक समय ऐसा आ जाता है जब ये भिड़ जाती हैं। पर ये भिड़ती नहीं है, इनके पास दिमाग होता है, ये एक दूसरे का हाथ छोड़ देती हैं। लेकिन अगर मान लो ये अट्रैक्शन की वजह से थक कर और भिड़ जाती हैं तो यहाँ पे ना इसके चारों तरफ एक वेव्स निकलता है। पर ये वेव्स ना के बराबर होगा क्योंकि जो लड़कियां हैं उनका मास बहुत कम होता है। पर यहीं पर अगर इन चीज़ों पे अगर कुछ अलग चीज़ हो, जैसे मान लो मैंने एक बोला एक ब्लैक होल है और ये मान लो एक और ब्लैक होल है, ये दो ब्लैक होल है। ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, बहुतों की खोज हुई है। जो ब्लैक होल वगैरह होते हैं ना, ये भी ब्रह्मांड में एक सेलेस्टिकल बॉडीज हैं, कहीं ना कहीं मौजूद हैं। मान लो गलती से या कुछ कारण से ये दो ब्लैक होल एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। ये दोनों ब्लैक होल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो जब अट्रैक्शन में आ जाते हैं तो दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे मान लो एक चादर है बड़ा सा, उस पर दो फुटबॉल रख दिया, फुटबॉल एक दूसरे के साथ ऐसे घूमेंगे, फिर और करीब आएंगे, अंत में जाके फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अंत में जाके जब फ्यूज़ होंगे ये, ठीक है, दोनों, है ना, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, तो अंत में एक ऐसा कंडीशन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन में है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अंत में एक ऐसा कंडीशन आता है जैसे दो लड़कियां थक जाती हैं, वैसे दो ब्लैक होल भी एक दूसरे के साथ घूमते 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 अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और अंत में जाके भिड़ जाते हैं। और जब भिड़ जाते हैं, इस बार ब्लैक होल है, ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होता है, आई होप यू गाइस नो वेरी वेल। अब ये भिड़ने के बाद जो वेव्स निकलते हैं ना, देखो इस बार हैवी आपको वेव्स मिलेंगे क्योंकि घटना देखो दो ब्लैक होल के मर्जिंग का है। ये देखो, ये ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे ब्रह्मांड में जाते हुए नजर आएंगे, या कह लो जाते हुए नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करते हैं। सो द ट्रेवल इन दिस एंटायर यूनिवर्स,
पूरे ब्रह्मांड में तैरते हैं। सो दे आर गोइंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। इन्हीं ब्रह्मांड में जब ये निकलते हैं, जाते हैं चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ, ठीक है, तो यहीं पर हमको मिलता है क्या, हमारा प्यारा अर्थ भी मिलेगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे अर्थ से भी गुजरते हैं। एक बात और बता दूं, ये जो ग्रेविटेशनल वेव है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन के बाद फ्यूजन होने के बाद आए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन के बाद फ्यूजन होने के बाद जो जनरेट हुआ है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्यूजन के बाद जनरेट होने वाला जो वेव्स है वो ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ओके, ये ग्रेविटेशनल वेव जो ट्रेवल करता है, ये ग्रेविटेशनल वेव जो ट्रेवल करता है, ये मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ग्रेविटेशनल वेव मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेविटेशनल वेव मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, यू गाइस नो वेरी वेल, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो ग्रेविटेशनल वेव मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से पूरे ब्रह्मांड में चलते हैं, यानी ग्रेविटेशनल वेव की स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से पूरे ब्रह्मांड में चलते हैं। और ये होते 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 यहाँ देखो, ये अर्थ पर आते हैं, अर्थ के पर, और यहाँ से गुजर जाते हैं। यहाँ पर इन होता है और यहाँ पर आउट होता है। और पता है, अर्थ का ये हिस्सा 24,000 25,000 किलोमीटर होता है बस, 24,000 25,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, गूगल करो। तो यहाँ से यहाँ गुजरने से टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि 24-25,000 की दूरी है, अर्थ खत्म। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चलने वाला अर्थ को 1 सेकंड के अंदर ही पार कर लेता है, 1 सेकंड के अंदर ही पार कर लेता है, ठीक है। अब पर हम इन ग्रेविटेशन वेव की स्टडी करना चाहते हैं, हम इन ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करना चाहते हैं। दोज आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, और जो ब्रह्मांड में किसी एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट हुए हैं। इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, GW। ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना, 2 तरह के, एक ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, सो ज़मीन पर लगाए गए, और दूसरा जो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जो स्पेस में लगाने की बात हो रही है। तो एक तो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है और दूसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो ज़मीन पर है, और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो कि ऊपर अंतरिक्ष में लगाए जा रहे हैं। ओके, सो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। अब जरा समझो, जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी हैं, टोटल 6 ऑब्जर्वेटरी हैं, जिनमें से 5 वर्किंग है, एक अभी लगाया जा रहा है। और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी के लिए ही ईलीजा प्रोजेक्ट है, जो न्यूज़ में रहता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ईलीजा प्रोजेक्ट पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ज़मीन पर ऑब्जर्वेटरी है, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, ये अर्थ पे ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। लोकेशन देखना, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी।
इसको कहीं सेव किया था डेस्कटॉप पे। यार चलो इसी से समझो। मान लो ये एक ब्लैक होल है, मान लो एक और ब्लैक होल है। जब मर्जिंग हुआ है तो ग्रेविटेशनल वेव ट्रेवल हो रहा है, ये देखो ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। यहाँ ये अर्थ से एंटर करता है, यहाँ अर्थ से बाहर हो जाता है। अब अगर ये बताया जाए कि ग्रेविटेशनल वेव है तो ये कैसे पता करोगे ये ग्रेविटेशनल वेव है? अगर ये पता करना हो ये ग्रेविटेशनल वेव है तो कैसे पता करोगे ग्रेविटेशनल वेव है? स्पीड ऑफ लाइट से जाती है, एक ही समय में हर ऑब्जर्वेटरी पर सेम टाइम पर रिपोर्ट होना चाहिए। लॉजिक समझना। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो 6 जगह पे है, पहले उनके नाम बता देता हूं, ठीक है। सीधी 6 लोकेशंस। हैनफर्ड जो कि वाशिंगटन में पड़ता है, लिविंगस्टन जो कि लुसियाना में है, और दोनों देखो दोनों 2 एंड पर हैं। ये दोनों के बीच की दूरी करीब करीब 3000 किलोमीटर के आसपास आती है। तीसरा जियो है जर्मनी, चौथा विर्गो है इटली, अगला है कागरा जापान, और अगला है लीगो इंडिया। अगला है लीगो इंडिया। ओके, अगला है लीगो इंडिया। ये सारे के सारे हैं जो आपको दिख रहे हैं। इनमें से 5 ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं। एक लीगो इंडिया जो प्लान है, जो भारत में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में लगाने की बात चल रही है। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र। और लीगो नाम अगर कहीं भी आ जाए ना तो खट से समझ जाना वो यूएस का है, अमेरिका का है। तो लीगो इंडिया का मतलब क्या हुआ? लीगो इंडिया का सीधा मतलब है कि भारत और अमेरिका के साथ मिलकर ये काम चल रहा है, फ्यूचर में बनेगा, काम करेगा, और इसकी मदद से हम लोग ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करेंगे। कहाँ? ज़मीन पर। जब अर्थ से गुजरने वाले ग्रेविटेशनल वेव होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्हीं ऑब्जर्वेटरीज में से कहीं ना कहीं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। असल में क्या होता है, जो अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होता है ना, वो सेम समय में आप देखो ग्रेविटेशनल वेव हर जगह मिलेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव कितनी स्पीड चलती है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये कंफर्म करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव है या नहीं है, हमको एक से अधिक जगह पर सेम समय पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल वेव को आइडेंटिफाई करना होगा, और इसीलिए एक से अधिक ऑब्जर्वेटरी की मदद से ही ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होते हैं। क्योंकि सेम समय में हैनफर्ड में भी आइडेंटिफाई होगा, सेम समय में लिविंगस्टन, और सेम समय में इंडिया में भी। एवरीबॉडी क्लियर? अब ये सेम समय में हर जगह ऑब्जर्वेटरी पे आइडेंटिफाई होने से क्या कंफर्मेशन हो जाएगा ग्रेविटेशनल वेव है? हाँ। क्यों? मान लो हैनफर्ड में उसी समय एक बर्ड फ्लाई की, कुछ आवाज हुआ, सेम बर्ड क्या भाई लिविंगस्टन के पास भी जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल वेव है तो सेम बर्ड हर जगह जाएगी। तो ये कंफर्मेशन के लिए ग्रेविटेशनल वेव है या नहीं, इसके लिए जरूरी होता है। ये ग्रेविटेशनल वेव के लिए जरूरी होता है, इसलिए ये चीज जरूरी है। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा चुका हूं, और मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, आप सब इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब यहां पर इन दोनों जगह पर एल शेप की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। एल शेप की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। सेम ऑब्जर्वेटरी जो यहां है वही ऑब्जर्वेटरी यहां है। इन जगहों पर एल शेप की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, और दोनों जगह पे सेम तरह की ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ओके, क्या है एल शेप की ऑब्जर्वेटरी? मैं आपको भी धीरे धीरे लिए चलता हूं, देखना। ओके, समझो जरा। इधर देखो, एल शेप, एल शेप। इस ऑब्जर्वेटरी को दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे सारा हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दिखाता हूं। अब थोड़ा ना आप लोगों को मैं जगह दिखाता हूं जहां पर ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। आ जाएंगे वो जगह कुछ। देखो, ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज हैं। ये देखो जंगल ही जंगल है चारों तरफ, ठीक है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखो एल शेप की ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, एल शेप की ऑब्जर्वेटरी है।
ये देखो यहाँ पे दोनों साथ साथ है, एक हैनफोर्ड है एक लिविंगस्टन है, दोनों साथ साथ है, दोनों को साथ साथ दिखाने को जो एल शेप की ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोगों को समझना है। इसको हटाते हैं, जगह दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे। मैं एक पिक्चर ढूंढ रहा हूँ, जिस पिक्चर के अनुसार मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ ऑब्जर्वेटिव एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखो ऑब्जर्वेटरी, ये जगह हैं अलग अलग, एक हैनफोर्ड है, एक वाशिंगटन, दूसरा लिविंगस्टन है। अमेरिका ने दोनों 3000 किलोमीटर की दूरी पर इसलिए बनाया ताकि कंफर्म हो जाए ग्रेविटेशनल वेव है। ठीक है, अब जरा समझो, ये पिक्चर देखो, एल शेप की ऑब्जर्वेटरी है। ये देखो, ये एल शेप की ऑब्जर्वेटरी है जो आप पिक्चर देख रहे हैं। इस एल शेप की ऑब्जर्वेटरी में दो अलग अलग आर्म्स हैं, दो अलग अलग आर्म्स हैं। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। दोनों 4 किलोमीटर लंबे हैं, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ओके, यहां पे एक लेजर लाइट है जो दिया जा रहा है। इस आर्म में अंदर की तरफ एक मिरर लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है। जो लेजर की लाइट हमने दिया ना, लेजर टार्च होता है, लेजर टार्च, वो लेजर टार्च से लाइट दे दो। लेजर टार्च की लाइट किस स्पीड से चलती है? स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। किस स्पीड चलती है? स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। वो जब स्पीड ऑफ लाइट से आएगी, ये देखो 100% यहाँ आई, बीम स्प्लिटर उसको 50% स्प्लिट कर देगा, 50% इधर कर देगा, 50% इधर कर देगा, यहां जाएगा फिर लौट के आएगा, यहां जाएगा फिर, क्योंकि मिरर है और दोनों सेम लाइट्स है, 50% डाइवर्ट हुई हैं, दोनों सेम समय में लौट कर आएंगी, लौट कर आएंगी और दोनों एक ही जगह पर मिलेंगी। और यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ, देखो लाइट डिटेक्टर लगा हुआ, ये क्या करेगा? इसकी पिक्चर से इमेजेस लेगा और ग्राफ खींचेगा। इधर का जो ग्राफ है ये आएगा, इधर का जो ग्राफ है ये आएगा, और दोनों का रिजल्टेंट कुछ नहीं आएगा, जीरो, क्योंकि उसी वेव्स है जिनके ग्राफ्स खींच रहे हैं जो अंदर भेजे गए थे। लेकिन जैसे ही ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देना, इस हैनफोर्ड से ग्रेविटेशनल वेव गुजरेगा। ग्रेविटेशनल वेव की स्पीड चलता है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट हम ऐसे भी दे रहे थे, एक्स्ट्रा स्पीड ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वो क्या करेगी? इस आर्म्स में या इस आर्म्स की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाने घटाने लगेगी। सेम फ्रीक्वेंसी टाइप की चीजें फिर दोबारा वहां से गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस चलेंगी, और फ्रीक्वेंसीज में जो चेंजेस है ना, वो ग्रेविटेशनल वेव है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कुछ पोटेंशियल वेव्स यहाँ दिख रही हैं, यही वेव्स आपको इस तरह का हैनफोर्ड भी मिलेगा, यही आपको लिविंगस्टन में मिलेगा सेम टाइम पे। फिर हम क्या करेंगे? इन वेव्स की स्टडी करके हम पता करेंगे ये वेव्स कहां से आई हैं, किस जगह से आई हैं, कितने डिस्टेंस से आई हैं, और किस रीजन से आई हैं। यानी कहना का मतलब हम समय में पीछे जा पाएंगे, हम समय में पीछे जा पाएंगे। आपको क्या लगता है, ग्रेविटेशनल वेव जो अभी गुजरा है, ये भी तुरंत बनाया क्या ब्रह्मांड में, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, अरबों किलोमीटर? नहीं, ये कभी किसी जमाने में वहां किसी इंसिडेंट से निकले होंगे, और वो आज पृथ्वी से गुजर रहे हैं। तो आज अर्थ पे पाए जाने वाले ऑब्जर्वेटरीज की मदद से हम इन वेव्स की स्टडी करके समय में पीछे जाकर उन चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में शुरुआत से लेकर आज तक जब भी कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, जो प्रोसेस आज ही ब्रह्मांड में चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे रीजन से बहुत सारी तरह से ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का यूज़ किया गया, यानी ब्रह्मांड में पीछे जा सकते हैं। अब ब्रह्मांड में पीछे जाने का लॉजिक जो है, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है।
ब्रह्मांड में पीछे जाने का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल लॉजिक है। जैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि जो सन की लाइट हमारे अर्थ पर आती है कितनी देर में आती है? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम सन की जो लाइट देखते हैं वो तुरंत की थोड़ी ना देखते हैं, वो तो वैसे भी 8 मिनट 20 सेकेंड पहले की लाइट होती है। तो आप वैसे भी 8 मिनट पुरानी चीज़ देख रहे हैं ना। अगर उसी तरह से कोई इंसिडेंस करोड़ों अरबों साल पहले करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हुआ होगा और उसकी स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाले ग्रेविटेशनल वेव आज पृथ्वी से जा रहे होंगे, तो आज ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी कर इन ऑब्जर्वेटरीज से हम ब्रह्मांड में पीछे के समय को समझ सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। यानी ब्रह्मांड में पीछे बिग बैंग से लेकर आज तक जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इन सब की जानकारी में हमें अगर लेनी है तो इन सब की जानकारी के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव का सहारा ले सकते हैं। इन सब की जानकारी के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव का सहारा ले सकते हैं। यही चीज मैं आपको बता रहा था। ये बताओ मैंने आपको समझा दिया है कि नहीं? 2014 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किए गए थे और 2015 में जाकर पेपर पब्लिश हुआ था और 1915 में सबसे पहले आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव की जानकारी दी थी। लगभग 100 साल लग गए थे ग्रेविटेशनल वेव को प्रूव करने में, ये इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस बनाकर। और ग्रेविटेशनल वेव सिर्फ 2 ब्लैक होल के मर्जिंग से नहीं हुए हैं। ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रीजन से आए हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे रीजन से आए हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन है ना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से आए हैं। ब्लैक होल का मर्जिंग तो एक बहुत बड़ी घटना थी। इस तरह से ब्रह्मांड ने शुरू से लेकर आज तक 13.6 बिलियन ईयर्स को, जिसको हम ब्रह्मांड की ओरिजिन कह रहे हैं, तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड ने कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव बने हैं। और इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाए हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और कम से कम आज 20+ टाइम्स ग्रेविटेशनल वेव रिपोर्ट हो चुके हैं अलग अलग रीजन से। 20+ टाइम्स ग्रेविटेशनल वेव जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। सो 20+ टाइम्स ग्रेविटेशनल वेव जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओके एवरीवन, और आगे लिए चलते हैं। और आगे लिए चलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशन। जैसे आपने ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी देखा है, ऐसे ही कोई आंसर आया वाया है नहीं भाई, ठीक है? आएगा तब जब सारी कहानी हो जाएगी, और उस समय सारा कुछ हट चुका होगा। उस समय मैं बताऊंगा नहीं, साथ साथ आंसर दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है? फिगर पहले खोजना फिर लाना इज वेरी डिफिकल्ट। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी समझ में आएगी नहीं? ग्राउंड बेस्ड हो गया तब आपको हम लिए चलते हैं स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जिसको हम कहते हैं ई लेजर प्रोजेक्ट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेविटेशनल वेव की वजह से हम लोग पीछे ब्रह्मांड में जा सकते हैं, समय में जा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और 20+ टाइम्स गूगल कर लो ना, 20 से अधिक बार ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हो चुके हैं। छोड़ो, अब चलते हैं स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी के लिए हम लोग को थोड़ा चलना होगा लीजा प्रोजेक्ट पर। देखो जरा समझना, जैसे ग्राउंड बेस्ड 6 ऑब्जर्वेटरी है, वैसे ही स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी भी है। क्या है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी? सुनो, 2014-15 के आसपास एक न्यूज आया, पता है न्यूज में क्या था? न्यूज ये आया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इलीजा की मदद से इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, उसका पूरा नाम है इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, किताब में लिखा हुआ की मदद से ग्रेविटेशनल वेव ढूंढा। और ये ग्रेविटेशनल वेव जमीन पर नहीं, ऊपर स्पेस में ढूंढा गया। सो इलीजा की मदद से ऊपर स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव ढूंढा गया। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव ऊपर ढूंढा गया, इसमें पूरा का पूरा जो काम किया है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है।
और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया, एक स्पेसक्राफ्ट को ऊपर अंतरिक्ष में भेजा और वहाँ इस एंटीना को लगाकर इवॉल्व्ड लेज़र, इसका पूरा नाम है इवॉल्व्ड लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना की मदद से ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। इसकी मदद से ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ओके, और सुने यहाँ पे होता क्या है। इतने अच्छे इसने रिस्पॉन्स दिया जिसकी मदद से इलिजा प्रोजेक्ट को और आगे एक्सटेंड कर दिया गया और यहाँ पर यह बोला गया कि 3 सैटेलाइट्स को हम स्पेस में लगाएंगे। हाउ मेनी सैटेलाइट्स? 3 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन हम करेंगे। हम 3 सैटेलाइट्स को लगाएंगे और इन 3 सैटेलाइट्स को हम स्पेस में इक्विलैटरल पोजीशन पे लगाएंगे। इक्विलैटरल पोजीशन पे लगाएंगे। 3 सैटेलाइट को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल पे लगाएंगे। इक्विलैटरल क्या है? इक्विलैटरल एक ट्रायंगल पोजीशन पे लगाएंगे। और ब्रह्मांड में हम इस तरीके से 3 सैटेलाइट को इक्विलैटरल ट्रायंगल पे लगाकर जो वहां से ग्रेविटेशनल वेव गुजरेंगे उनकी स्टडी करेंगे। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है, सर ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी काम कर रहा है, तब ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी की क्या जरूरत है? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी की क्या जरूरत है जब ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी काम कर रहा है? देखो, सीधी बात सुनो, ये बात सही है, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी अगर सीधे काम कर रहा है तो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी की क्या जरूरत है? लेकिन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी की मदद से हम जो छोटे छोटे लेवल पर जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुए होंगे, ये जरूरी थोड़ी ना है कि 2 बहुत बड़ा ब्लैक होल इमर्जिंग हुआ होगा। बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी जिस ब्रह्मांड में हुई होंगी जो छोटी छोटी घटनाएं होंगी और छोटी छोटी घटनाओं से छोटे छोटे लेवल के ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुए होंगे। वो ग्रेविटेशनल वेव भी आज पूरे ब्रह्मांड में चलते हैं, जो कभी किसी जमाने में किसी करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर से चले होंगे और जो आज हमारे अर्थ से होकर गुजरते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, जो हमारे अर्थ से होकर गुजरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, उनकी स्टडी करने के लिए हमें ज़्यादा दूरी के स्पेसक्राफ्ट को लगाने की ज़रूरत है। अर्थ पे तो कई लाख किलोमीटर का डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, इधर से 25,000 में ख़त्म हो जाता है करीब करीब। पर स्पेस में तो आप जितना चाहे उतना डिस्टेंस कर सकते हैं ना। इसीलिए स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी को लगाया जा रहा है, पर ये टाइम लेगा। इट विल सेट अप बाय 2035। इट विल सेट अप बाय 2035। इसमें टाइम लगेगा। और अब जो प्रोजेक्ट है ना, ये पूरा सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं, इसके साथ नासा भी काम कर रहा है। क्या है ये पूरा का पूरा ट्रायो और 3 स्पेसक्राफ्ट, हम ट्रायो स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। दिखाता हूं, देखो इस पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी और जो दिख रही है आप यहां समझ भी रहे हैं क्या दिख रही है। ये देखो, ये इस पूरी इमेज में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सी हियर, ये क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा सन है। गॉट इट? ये पूरा सन है। आपको ये आपको अर्थ दिख रहा होगा बच्चों, अर्थ। ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, फिर आपका अर्थ आ गया। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है और 3 सैटेलाइट्स को हमने लगा दिए। ये देखो, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 सैटेलाइट्स हमने लगा दिए, सॉरी लगाएंगे। और तीनों सैटेलाइट्स देखो, ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ये एक और स्पेसक्राफ्ट है ना। और इनकी डिस्टेंस कितनी है पता है? 5 मिलियन किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 5 मिलियन, यहाँ से यहाँ 5 मिलियन, यहाँ से 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख किलोमीटर्स। अब आप मुझे बताओ, 5 मिलियन किलोमीटर का मतलब होता है 50 लाख किलोमीटर्स। ये 50 लाख, ये 50 लाख, ये 50 लाख। यहां से यहां तक जाने में कम से कम 17 सेकंड का समय तो लगेगा। कम से कम ग्रेविटेशनल वेव को चलने में 17 सेकंड लगेगा, नहीं लगेगा? 17 × 3 = 51।
ओके, तो माइन्यूट लेवल पर जो ग्रेविटेशनल वेव होंगे उनका डिटेक्ट कर पाना आसान है, क्योंकि इस बार जो हम डिस्टेंस बना रहे हैं अच्छे खासे डिस्टेंस पर लगाने की जरूरत है। ओके, यहां से जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, इनसे होकर गुजरेगा। अर्थ से तो गुजरता ही है, पर इनसे भी होकर गुजरेगा। अर्थ में ज़्यादा डिस्टेंस का स्कोप नहीं है, पर यहाँ स्कोप है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्कोप है जो आप देख रहे हैं। ओके, देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है ये, और इस पिक्चर से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ट्रायो कहते हैं, ट्रायो का मतलब 3 लगे हुए हैं, इसलिए ट्रायो कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों बराबर बराबर एंगल है। ऑल दीज 3 एंगल्स आर सेम। ओके, अब इसको ना मैं ये तीनों का ना मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसी पिक्चर में। और आगे देखो, ये देखो, छोटा तो नहीं हो सकता। इसको देखो, 3 स्पेसक्राफ्ट हैं जो आपको दिख रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट 1, स्पेसक्राफ्ट 2, स्पेसक्राफ्ट 3। इंस्ट्रूमेंट्स लगे, इंस्ट्रूमेंट्स लगे, इंस्ट्रूमेंट्स लगे। सो तीनों जगह इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। यहां से भी वेव जा रहा है, यहां से वेव जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर, सारे के सारे वेव्स हैं जो इसके अंदर हैं, आ जा रहे हैं। ठीक है, होगा कुछ नहीं। जब यहाँ से ये लेजर लाइट है, इधर से लेजर लाइट जा रही, इधर से लेजर लाइट आ रही, इधर से लेजर लाइट, अरे नहीं, यहीं पे ग्रेविटेशन होगी। ये वही अपना ग्राफ व्राफ खींचेंगे और अर्थ बेस ऑब्जर्वेटरी पे अपना भेज देंगे। ये पिक्चर्स हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो सकती है। यही 3 है, 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस है। ये वेव सोर्स हैं जो आ रहे हैं, वो ऑब्जर्व होंगे, क्या होंगे, ये सारे, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। बस यही है इसमें, और क्या बता दिया मैंने आपको। इसमें जो लॉजिक था मैंने आपको समझा दिया। इसी को लीजा पाथफाइंडर वगैरह के अंदर, फिर अगले लीजा पाथफाइंडर छोड़िए, आप लीजा प्रोजेक्ट कहते हैं। अब आप कुछ मत करो, एक बार अपना क्वेश्चन पेपर उठा लो, और क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर आपको लिए चलते हैं लास्ट चैप्टर मिसलेनियस की तरफ, और सिलेबस को ख़त्म करते हैं। चलो 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 फटाफट। सो काइंडली ओपन चैप्टर नंबर 23, और चैप्टर नंबर 23 में टोटल जो 9 क्वेश्चन तक हैं, फटाफट यहाँ पे आप आंसर लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो चैप्टर नंबर 23, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 to 9। सो द सेम एल शेप्ड मेंटेन्स इन द स्पेस विद, नहीं भाई, स्पेस में कोई शेप बनाने की जरूरत है? स्पेस में तो वो इक्विलैटरल एंगल पे है ना, वो तिकोन है, ट्रायंगल टाइप से। शुभाशी क्वेश्चन पूछते रहिए, सॉल्व करते रहिए, आंसर देते रहिए। 5 मिनट हूं मैं यहाँ पे रुका हूँ, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पे शुरू करेंगे। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चों, लंच के बाद तो मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, पर कोई बात नहीं, पढ़ना है, यूपीएससी निकालना है। तो ब्रजा, आपका आंसर मैंने दे दिया है। जैसे यूनिवर्स आया है ना, ऐसे एक दिन जाएगा। अगर गीता किसी ने पढ़ा है या सुना है तो जानते होगे, जो आया है
साथ जाएगा। तो मतलब ये कह लो कि ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, यूनिवर्स को समझना है, तो इस तरह के नॉलेज काफ़ी हेल्प करने वाले। सर आई एम आस्किंग अबाउट अ स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ बीन शोन। नहीं 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 नहीं, हो सकता है आपको ऐसा लगे स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है वेव्स, तो उस केस में बोल लीजिए एल शेप, क्योंकि एक वेव ऐसे जा रहा है, एक वेव ऐसे जा रहा है, दूसरे वाले के कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पर एग्जैक्टली एल शेप कहना ठीक नहीं। एल शेप यहाँ बोला नहीं गया। आप मुझे आंसर दे रहे हैं या मैं मिसलेनियस चैप्टर की तरफ चलूं? सीधी सीधी बात, मैं क्यों अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करूं? पहला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जैसे पहले क्वेश्चन थे कुछ आंसर आ गए, तो पहले पर डिस्कशन कर लेते हैं। विच अनदर फॉलोइंग रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर्स? देखो लाइट ईयर्स जो लाइट द्वारा चली गई दूरी होती है, जो स्पेस में लाइट द्वारा चली जाती है, सीधा रीजन होता है स्पीड ऑफ लाइट जो हमेशा स्पेस में चलती है वो सेम रहती है, ठीक है? वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ शुभांकर। स्पीड ऑफ लाइट जो स्पेस में रहती है हमेशा वही रहती है, क्योंकि पूरा स्पेस जो है वो क्या है, वो वैक्यूम है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, इसलिए लाइट ईयर से मेजर किया जाता है, ठीक है? ये पहला आंसर का डी है। दूसरे का जो आंसर आया है बच्चों ने डी दिया है। सो द एक्सपेरिमेंट विल इम्प्लाई अ ट्रायो स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 मिलियन किलोमीटर, वैसे 1 नहीं है वो 5 उन्होंने 1 दे रखा है, विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द ग्राफ, द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, ठीक है? दूसरे का डी। तीसरा कह रहा है recently scientists observed the merger of giant black hole billions of the light year away from the bodies of significant of these observations। हाँ तो तीसरे का सबने करीब करीब ठीक है। कुछ बच्चे तीसरे ऑप्शन को लेके कंफ्यूज भी हैं क्या? तीसरे का बी। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट 2018, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 डी आंसर आ रहा है, सारे ही सही हैं। हाँ तो ठीक है ना, स्पेस टाइम के इधर उधर ही तो क्या थे, मैटर्स थे, मैटर सारे के सारे स्पेस टाइम के इधर उधर थे, आपने देखा ही था, उसमें डाउट क्या है ना? इसके इधर उधर थे वो तो आपने देखा ही है, तो हियर हैव नो डाउट्स, यू पीपल नो वेरी वेल। अगला कह रहा है कि द टर्म इवेंट हॉराइजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थियरी, पांचवें का। हाँ तो ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, क्या बात है, पांचवें का आंसर किसी ने दिया ही नहीं। कुछ बच्चे ने तो लग रहा है पूरा ही एक साथ ही टाइप कर लिया है ना? हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पेपर है ही है और उसके बाद लास्ट में आंसर भी दिया है, एक साथ ही टाइप कर लिया, वो भी हो सकता है। वही पता चल जाएगा इस बंदे ने अपना दिमाग लगा के टाइप किया या सीधा टाइप कर दिया है। एक आंसर गलत है ना, इसलिए पकड़ा जाएगा अभी, वो रुक जब बता देंगे। तो इवेंट हराइजन वगैरह जो है वो ब्रह्मांड की स्टडी के लिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना? टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव इन द स्पेस। 6 वाला क्वेश्चन का भी आंसर बी है। ओके। सातवां कह रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर फॉलोइंग। आइस क्यूब के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? व्हाट्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर? ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर। पावरफुल टेलीस्कोप है डार्क मैटर के डीप इन द आइस, ये भी सही है। 7 का डी, 7 का डी। 8 कह रहा है the efforts to detect the existence of Higgs boson particle have been frequently news in the recent past। तो बताओ भाई, effects of Higgs boson particle have become frequent news in the past,
व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कवरिंग ऑफ हिट बॉक्स पार्टिकल? हिट्स बोसॉन पार्टिकल तो वही है ना, गार्ड पार्टिकल है, ठीक है ना। तो गार्ड पार्टिकल में क्या है, एनेबल द अंडरस्टैंड टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल है मास, एकदम सही है। इट विल एनेबल अस इन द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, नहीं भाई। इट विल एनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल, नो भाई। तो एक 8 का ओनली 1 सही है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। द टीम ऑफ साइंटिस्ट एट बुकहेवन नेशनल लैबोरेटरी लास्ट 9. A team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, created the heaviest antimatter. What is oblique are the implication of creation of antimatters? ठीक है, it will make a mineral prospecting, oil exploration. क्यों भाई, एंटीमैटर का ऑयल एक्सप्लोरेशन से कुछ लेना देना है क्या? ये स्टार्स वगैरह गैलेक्सी के एंटीमैटर, हाँ ये तो ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ये ठीक है, पहला तो कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। 9 का बी। बता दो भाई क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इतनी मेहनत जो मैंने की थी सफल हुई या सब टाइम पास सही रह गया? पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, बढ़िया से समझा दी हैं। जब बढ़िया से सारी चीज़ें समझा दी हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट चैप्टर। 10वें का मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, फालतू क्वेश्चन है। बिग बैंग थियरी किससे जुड़ा है? कोई क्वेश्चन है? गलती से आ गया वो क्वेश्चन, काट के फेंक दो उसको। सुना बच्चों, यहाँ पे जरा समझो। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट चैप्टर, इसका नाम है मिसलेनियस। मिसलेनियस टॉपिक ना भी पढ़ाओ तो भी काम चलेगा, पर डोंट वरी, वी हैव अ टाइम। आज का समय है, कल का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, मिसलेनियस भी। Sir, if energy has mass, the sun is continuously emitting energy, then is the sun losing its masses? शिवांगर चेक कर रहे हो ना? हाँ ऐसा है, एकदम सही है। तो सर इस हिसाब से तो सन एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत सही। सन का जो मास है ऐसा कहते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है। If energy has mass, so sun is continuously emitting energy, then the sun losing its mass. हाँ, इसीलिए कहा जाता है सन का मास समय के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। शुभांकर, इट इज राइट। या मुझे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? पहले तो ये बता दो, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब एकदम सोचते हैं कि हाई फाई क्वेश्चन सर को दागो और सर को थोड़ा हिलाओ। पता नहीं है सर भी उसी सब्जेक्ट के ही हैं। चलो आ जाओ इधर। चलो बच्चों, फाइनली आगे बढ़ते हैं। देखो मिसलेनियस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, मैं एक बात बताता हूँ। आप कुछ मत करो, सबसे पहले अपनी बुक को खोल लो और ये देखो मेरे सामने ना आपकी मिसलेनियस टॉपिक का चैप्टर जो भी है खुला हुआ है। खुला है कि नहीं खुला हुआ है? खुला हुआ है। चलो जरा सो खोलो और जो मैं बोलूं वो करते जाओ। जो मैं बोलूं वो करते जाओ। क्या करना है सुनो, मैं बोलूंगा लेफ्ट टिक और राइट टिक। एक तो मैं बोलूंगा लेफ्ट टिक और दूसरा मैं बोलूंगा राइट टिक। लेफ्ट टिक और राइट टिक का मतलब क्या हो रहा है जरा समझो। लेफ्ट टिक का मतलब जो साइंस एंड टेक का है हम पढ़ाएंगे। राइट टिक का है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे। आप पढ़ लीजिए क्योंकि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। हेल्थ और डिजीज और बायोटेक, इन तीनों टॉपिक्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जरूर बताऊंगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अपना पढ़ लीजिएगा। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जरा सुनते चलना दोस्त। देखो लेफ्ट टिक और राइट टिक वाले। लेफ्ट टिक में हैवी वाटर मारो, मारते चलो जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप। इंडेक्स खोल लो बुक का और जो मैं कह रहा हूँ करते चलो।
लेफ्ट टिक में जो मैं पढ़ाऊंगा, राइट टिक जो इंपॉर्टेंट और मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट रिलेटेड है, और कुछ ऐसा जो मैं छोड़ दूंगा उसको आप भी छोड़ देना। चलो, हैवी वाटर लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा, 3D प्रिंटिंग 4D प्रिंटिंग लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा, नार्को एनालिसिस लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा, केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा, मैगी इशू राइट टिक खाने पीने का हेल्थ का मैं नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया होगा। मैगी इशू राइट टिक है क्योंकि अब इंडेक्स में दिया हुआ तो मैं क्या करूं, मैं आँख थोड़ी ना बंद करूंगा, पर बताऊंगा जरूर। एजेंट ऑरेंज लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट छोड़ दो, काम का नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा, बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायो टॉयलेट सुनाओ मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ाऊंगा, नीम कोटेड यूरिया पढ़ लेना राइट साइड, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लेफ्ट टिक मैं पढ़ाऊंगा। सर बीच में जो टॉपिक है छोड़ दो चुपचाप, फालतू बात नहीं। F22 एक बार मैंने बोला था सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेना एक बार बस, F22 खुद से पढ़े ना, ठीक है। वैसे अब आज ये न्यूज़ में नहीं है। भारत पहले इस फाइटर प्लेन को अमेरिका से चाहता था पर अमेरिका ने इस रिफ्यूज कर दिया, नहीं दिया आपको। इसके अलावा अगला देखो, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन के बाद एयर प्यूरिफायर लेफ्ट टिक, सेफ्टी ऑन व्हील्स लेफ्ट टिक, वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट टिक, साइबॉर्ग लेफ्ट टिक, बायोस्फिनॉले हेल्थ रिलेटेड है राइट टिक, और बायोस्फिनॉले 2 बार आ चुका है राइट टिक, ठीक है। इनकंडेंसेंट बल्ब CFL LED बल्ब लेफ्ट टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिश राइस आपके हेल्थ के लिए जरूरी है राइट टिक, हाई स्पाइड ट्रेन ब्रू ट्रेन लेफ्ट टिक, इंडिया रिसर्च सेंटर इन एंटीऑक्सीडेंट राइट टिक, एंटीऑक्सीडेंट भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट से इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, इंडिया रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका लेफ्ट टिक, इन डार्क लेफ्ट टिक, प्रिजर्वेटिव्स राइट टिक, पेस्टिसाइड कोल्ड ड्रिंक राइट टिक, फैट ओमेगा 3 ट्रांसफैट राइट टिक, ग्लूटेन इंटॉलरेंस राइट टिक, मिल्क प्रोसेस राइट टिक, टेलीविजन टेक्नोलॉजी लेफ्ट टिक, टेलीविजन टेक्नोलॉजी लेफ्ट टिक, अल्टरनेटिव शुगर शुगर फ्री वगैरह राइट टिक, क्वांटम सैटेलाइट आई विल डिस्कस लेफ्ट टिक, क्वांटम सैटेलाइट आई विल डिस्कस लेफ्ट टिक। फटाफट बोल दो भाई ये चीज समझ में आई या नहीं आई, इस चैप्टर को हम कैसे लेके चलने वाले चीज समझ में आई या नहीं आई। So just reply guys, बात समझ में आया या नहीं आया। ओके चलो और आगे चलते हैं, यहां तक डन। अब लिए चलते हैं आपको अभी इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं जो करनी है, मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं, ठीक है। इधर आओ, फिर आते हैं लेफ्ट टिक और राइट टिक पे। सुनो, मेटा मटेरियल लेफ्ट टिक, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड लेफ्ट टिक, ISI लेफ्ट टिक, इकोमार्क लेफ्ट टिक, एगमार्क लेफ्ट टिक, लेस पॉलिटिंग फायर क्रैकर राइट टिक, एंटी एजिंग राइट टिक, ई सिगरेट राइट टिक, 45 राइस राइट टिक, रिवर्स ऑस्मोसिस लेफ्ट टिक, ब्लैक बॉक्स लेफ्ट टिक, ट्राइक्लोसॉन लेफ्ट टिक, पॉलीथिलीन टेरेजर लेफ्ट टिक, क्वांटम इंटैगमेंट लेफ्ट टिक, और राइस ब्राउन ऑयल राइट टिक। राइस ब्राउन ऑयल जो है वो राइट टिक है, सो राइस ब्राउन ऑयल इज द राइट टिक। ओके सो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब सुनो, एक काम करो, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ, ये यूट्यूब पे है, पर यूट्यूब पे जाने के लिए ना राइस ब्राउन ऑयल के बाद बगल में रवि गिरी लिख लीजिएगा, नहीं तो राइस ब्राउन ऑयल में आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक के सारे वीडियोस काफ़ी हद तक 17-18 तो भी आपको दिख जाएंगे जो मैंने यूट्यूब से बना रखे हैं। रवि गिरी यूट्यूब डालिएगा, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे।
कौन कौन से, बार वो भी बता देता हूँ, फिर टॉपिक शुरू कर दें, ताकि जब आप चाहें तब इन चीज़ों को रिवीजन घर बैठ के कर सकते हैं। सुनो, YouTube पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है देख लो। 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग YouTube पे अवेलेबल है। नार्को एनालिसिस जो है वो अवेलेबल है। केवलर बुलेट प्रूफ जो है वो अवेलेबल है। लेते जाना, मीठा ज़्यादा है। अवेलेबल है। एजेंट ऑरेंज अवेलेबल है। हाइड्रोपोनिक्स अवेलेबल है। एयर क्लीनर, एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है। नीचे आ जाओ। एयर क्लीनर, एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है। ओके, बायोस्फिनॉले अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल है। और आओ, पॉलीजराइज्ड अवेलेबल है। बुलेटिन, हाइपरलूप, मैगलेफ अवेलेबल है। एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल है। पेस्टिसाइड कोल्ड अवेलेबल है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस अवेलेबल है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो अवेलेबल है। अच्छा, एक और हो गया गुटखा पान मसाला, देखो 28.35, ये भी आपको सेल्फ Y2 पे अवेलेबल है। ये भी आपको YouTube पे अवेलेबल है। और आगे लिए चलते हैं। और भी चीज़ें जो आपको YouTube पे अवेलेबल मिलेंगी, पता है? सुनो, एंटी एजिंग अवेलेबल है। फोर्टिफाइड राइस अवेलेबल है। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन अवेलेबल है। राइस ब्रान ऑन यूट्यूब अवेलेबल है। इतनी चीज़ें और हैं जो अवेलेबल है, देख लो। इतनी चीज़ें और हैं जो अवेलेबल है। मेरे ख्याल से अपने सारे मार्क्स कर लिए हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ, एक एक टॉपिक को अलग अलग से पकड़ कर पहले कराता हूँ। बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, इवन ये सारे ही टॉपिक छोटे हैं, ऐसा नहीं है। इनमें किसी भी टॉपिक का किसी से लेना देना नहीं है। पर याद रखिएगा, राइट टिक जो भी मैंने कहा उनमें से एक भी नहीं पढ़ाऊंगा। हेल्थ वाले राइस ब्रानल नहीं पढ़ाऊंगा, फोर्टिफाइड राइस नहीं पढ़ाऊंगा, एंटी ऑगिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब ध्यान रखिएगा। पर जितने मैंने टिक कराए हैं लेफ्ट और राइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिसलेनियस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैवी वाटर के बारे में। बुक उठा लीजिएगा और धीरे धीरे बुक को लेते हुए चलते चलिएगा। यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बोलूँगा, बुक उठा लीजिएगा और धीरे धीरे मुझे सुनते चलिएगा। धीरे 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 आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है फिर खत्म हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों।
ओके एवरीवन, सॉरी, देखो जरा समझना, हैवी वाटर जो है इसको जो बनाया है, ठीक है, सुनते रहेगा, क्लास बहुत स्लो हो गई। एक और टॉपिक जो है बहुत ही मज़ेदार है, जहाँ पर आपको मज़ा आएगा, जहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। ओके, समझो बच्चों, हैवी वाटर जो है वह हैवी वाटर को बनाते हैं SC यूरे साहब, UREY, यूरे। ओके, वैसे मैंने बोला था कि मिसलेनियस टॉपिक आप खुद करिएगा, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, एक दिन हमारे पास टाइम मिल रहा है, ठीक है। SC यूरे साहब, और जिसके लिए इनको SC यूरे साहब को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। हैवी वाटर में आप लोगों को बता दूं, हैवी वाटर एक केमिकल फार्मूला होता है जिसको हम D2O कहते हैं। D2O का मतलब होता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम ऑक्साइड, इसका मतलब होता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। सो D2O का मतलब होता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। और आपको बताऊं, 1000 वाटर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ड्यूट्रियम का मिलता है। तो मत सोचना हैवी वाटर बनाना बहुत आसान है, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। ये मत सोचिएगा इसे बनाना बहुत आसान है, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। ओके रिवन, और एक बात और बताता हूँ, जो हैवी वाटर जिसे हम लोग D2O कह रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, सुना होगा, प्रोटियम ड्यूट्रियम। उसी आइसोटोप्स को जो 1000 वाटर मॉलिक्यूल में एक पार्टिकल होता है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ड्यूट्रियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने ड्यूट्रियम ऑक्साइड को या हैवी वाटर को न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ा था, जिसको मैंने बोला था इसे हम लोग मॉडरेटर और कूलेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हैवी वाटर का यूज़ सिर्फ मॉडरेटर और कूलेंट ही नहीं हो सकता है, इसके अलावा इसके बहुत सारे अलग यूज़ भी हो सकते हैं। एक टर्म है जो आपको बुक में मिलेगा जिसका नाम है ड्यूटरेशन। एक टर्म है आपकी बुक में जिसे कहते हैं ड्यूटरेशन। ड्यूटरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ड्यूट्रियम ऑक्साइड के साथ लाना। जैसे मान लो ये एक पेन है, इसको मैंने ड्यूट्रियम ऑक्साइड के केमिकल में रख दिया, तो इसके सरफेस पे क्या, ड्यूट्रियम ऑक्साइड की एक कोटिंग हो गई। अब ये ड्यूटरेशन हो गया। कोई दवा है, उसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड के अंदर रख दिया, उसका एक ड्यूटरेशन हो गया। इसके बाद उन दवाइयों को अगर हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जैसे कैंसर की दवाइयों में उनको बॉडी के अंदर उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसका इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ड्यूटरेशन के इम्पैक्ट्स है। आप चाहें तो किसी ऑर्गन्स को, किसी टिश्यूज़ को ड्यूट्रियम ऑक्साइड के अंदर रख सकते हैं और वो सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब मान लो मुझे दिल्ली से ना जयपुर एक किडनी लेकर जानी है, तो कोई बात नहीं ना, ड्यूट्रियम ऑक्साइड के अंदर रख के दे जाओ, किडनी सेफ रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ड्यूटरेशन है। इसके अलावा एक माइक्रोस्कोप है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या होता है? ये ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें
हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड की मदद से किसी सेल या टिश्यू को स्कैनिंग करने के बाद रखते हैं, तब जाके हम उसको वॉच कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर किसी लिविंग सेल या टिश्यूज के इमेजेस लेने हैं, किसी लिविंग सेल या टिश्यू का इमेज अगर लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी लिविंग सेल या टिश्यू का अगर इमेज लेना है तो ओके, आपको सबसे पहले उसको हैवी वाटर से स्टेन करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। ऐसे समझो, जैसे नहीं सैफरन और ये सब करते थे, उस तरह की ये चीज़ें हैं। ओके, अगला जैसे आपने मॉनिटर और कूलेंट टॉप पढ़ा है, उसमें कुछ समझाना ही नहीं है। और एक चीज़ और लिखी है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप एक काम करो, आप दवा ले लो और उस मेडिसिन को ले जाकर किसी थर्माकोल, जैसे आपने देखा होगा जब पोलियो वैक्सीन वगैरह आते थे तो फीमेल्स क्या होती है, जो थर्माकोल बॉक्स फ्लास्क लेकर आती हैं, उस थर्माकोल फ्लास्क में बच्चा आइस होता है और उस आइस के अंदर वैक्सीन होता है। यस, उसमें आइस होता है और उस आइस के अंदर वैक्सीन होता है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, अगर मैं आपको हैवी वाटर के अंदर रख दूं तो दवा खराब नहीं होती। यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। हैवी वाटर अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाए, फिशर्स पे चला जाए, उनकी किडनी विडनी भी फेल कर सकता है। तो सर ये हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। हाँ, ह्यूमन को बड़ी मात्रा में अगर बॉडी में अंदर जाए तो, और एक्वाटिक सिस्टम में थोड़ी मात्रा में जाए तो नुकसानदायक है। दूसरी चीज़, अगली चीज़ यहीं पे एक बार और बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा हैवी वाटर कहीं बन रहा है तो अर्जेंटीना में बन रहा है। भारत में जब पहला न्यूक्लियर प्लांट बना है, भारत में तो हैवी वाटर बोर्ड है जिसकी निगरानी करता है हैवी वाटर कितना बन रहा है, क्या है, किस हिसाब से है। भारत में जो पहला हैवी वाटर प्लांट लगाया गया था वो नांगल में लगाया था, पंजाब में। और आज भारत में कुल 7 ऐसी जगह हैं जहाँ हैवी वाटर प्लांट हैं और जो काम कर रहे हैं। जैसे बड़ौदा गुजरात में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, कोटा राजस्थान में है, थाल महाराष्ट्र में, हजीरा गुजरात में है, तलचर उड़ीसा में, और मानुगुरु जो है वो तेलंगाना में है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर आज भारत में हैवी वाटर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं ऑफिशियली। याद रखना है, यूपीएससी बहुत होशियार है, उसको पता है हैवी वाटर के बारे में हर आदमी मॉनिटर और कूलेंट जानता है। वो होशियारी के साथ 1 2 3 4 करके हैवी वाटर के और एप्लीकेशन दे देगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा, पर आप फंसीएगा नहीं। ये सारे एप्लीकेशन भी ध्यान रखिएगा 1 2 3 4, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी लोगों को शॉक होगा हैवी वाटर का तो सिर्फ एक ही यूज़ था। नहीं, हैवी वाटर के बहुत सारे और भी यूजेस है, वो मैंने ही आपको करा दिया है। अब आपको लिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, या और एक चीज़ और आती है सर, एंड आर्गन प्रिंटिंग। इसका यूट्यूब पे वीडियो पे मिल जाएगा। इस टॉपिक का नाम है 3D प्रिंटिंग। सर बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है 3D प्रिंटिंग, 4D एंड ऑर्गन प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग, 4D और ऑर्गन प्रिंटिंग क्या होती है तीनों चीज़ें, मैं आपको बताऊं। देखो, अभी तक जो आपने प्रिंटर वगैरह पढ़े थे उस पर जनरली आप क्या कर रहे थे? प्रिंट आउट निकाल रहे थे। किन का निकाल रहे थे? किसी कंटेंट, किसी मटेरियल का। इस बार जो आपको प्रिंटर में बता रहा हूँ ना, उसमें वस्तु निकाल दीजिए, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए। इस बार जो आपको प्रिंटर बना रहा हूँ, उस प्रिंटर में आप अपना पेन निकाल लीजिए। सुने, ये बॉटल बना लीजिए, ये ग्लास बना लीजिए। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग। एक मिनट रुकना।
देखो 3D प्रिंटिंग में होता क्या है, इसको ना हम लोग ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु बना लो। ओके, अब किस चीज की वस्तु बनाओगे ये डिपेंड करेगा कॉटरेजेस पर। जनरली जो हम लोग प्रिंटर्स वगैरह लेते हैं उसमें कॉटेजेस यूज करते हैं। यहां पर कॉटेजेस क्या होगा, अगर ग्लास बनाना है तो शीशे की चीज होनी चाहिए, प्लास्टिक बनाना है तो कॉटेज में प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए। तो जिस तरह के कॉटेजेस होंगे उस तरह की ऑब्जेक्ट्स, उस तरह की चीजें बनेंगी। ठीक है, आप वैक्स का मेरा फेस बना सकते हैं, वैक्स का ये वाला हिस्सा आप मेरा बना सकते हैं, फेस बना सकते हैं। ओके, कोई नट बोल्ट बना सकते हैं, चाहे तो स्टील का बना सकते हैं। इस तरह की चीजें बना, इवन आपको पता है 3D प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन पे जाइए, छोटे छोटे टॉयज बनाने वाले मिल जाएंगे, बनाइए, बच्चों को बांटिए, गरीबों को ले जाके दीजिए, दे विल बी वेरी हैप्पी। बड़ा कॉमन है, आपको मिल जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये 3D प्रिंटर कैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, क्यों? बहुत सिंपल है, असल में इसकी एक प्रोसेसिंग होती है। 3D प्रिंटर में पका पका एक प्रिंटर आएगा मार्केट में, ठीक है, पका पका एक प्रिंटर आएगा, उसका नाम है स्टीरियोलिथोग्राफी अपरेटस, SLA, स्टीरियोलिथोग्राफी अपरेटस, जो दुनिया का पहला और सबसे सक्सेसफुल 3D प्रिंटर बोला जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी अपरेटस। ये स्टीरियोलिथोग्राफी अपरेटस के अंदर हम कमांड देकर अंदर चीज़ों को रखकर उससे उस तरह के ऑब्जेक्ट को लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। इसमें जब आप 3D प्रिंटर को यूज़ करने जा रहे हैं तो कुछ प्रोसेस है जो आपको जानना होगा। पहले इसको कहते हैं मॉडलिंग, दूसरे इसको कहते हैं प्रिंटिंग, और तीसरा जिसे कहते हैं फिनिशिंग। मॉडलिंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग, इन तीन प्रोसेस से होकर किसी ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग होती है। इन तीन प्रोसेस से होकर किसी ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग होती है। देखो ऐसा है, जिस तरह का 3D प्रिंटर खरीदोगे, जिस सामान वाला, वही 3D प्रिंटर से वही सामान बनेगा। शुभांकर, एक ही तरह के 3D प्रिंटर से दुनिया की हर तरह की चीजें नहीं बनाओगे, संभव ही नहीं है। 3D प्रिंटर उस चीजों के बनाने के लिए उस चीजों का 3D प्रिंटर आता है मार्केट में, इसीलिए बोला ना एक बार अमेजोन पे देख लो। अब जिससे टॉयज बनता था उससे नट बोल्ट थोड़ी ना बनेगा, जिससे टॉयज बनता था उससे प्लास्टिक की बोतल थोड़ी ना बनेगी। वही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वही चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो मॉडलिंग है, प्रिंटिंग है और फिनिशिंग है। मॉडलिंग के लिए पहले क्या करना है, देखो एक सॉफ्टवेयर, इसका नाम है CAD, जिसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसी को बोलते हैं एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन या एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, पहले इनको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लो। कर लिया? स्कैनर ले लो, मेरे फेस की स्कैनिंग कर लो और ले जाके मेरे फेस के सारे इंफॉर्मेशन CAD को दे दो। मेरे फेस के सारे इंफॉर्मेशन को ले जाकर CAD को दे दो। किसको दे रहे हो? CAD को दे दो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन को दे दो। मेरे फेस के जो सारे इंफॉर्मेशन को आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन को दे रहे हो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन अपने आप से मेरे फेस का पूरा 3D इमेज बना लेगा। उसके बाद आप काम करो, आप उसको प्रिंटिंग के ऑप्शन में दे दो। वो क्या करेगा? लेयर के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, शेप। उसके बाद ऊपर एक और लेयर चढ़ा देगा, मेरी एक और लेयर चढ़ा देगा, एक और लेयर चढ़ा देगा। ऐसे करते 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 सक्सेसिव लेयरिंग के फॉर्म में एक पूरे फेस का स्ट्रक्चर बना देगा। सक्सेसिव लेयरिंग, लेयर 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 करते करते पूरे के स्ट्रक्चर बना देगा, पूरे के स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, ये हो गया प्रिंटिंग। लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, ऐसे करते करते पूरा एक, और जब को अंत में जाकर उसी फिनिशिंग कर देगा। और इस तरह करके एक पूरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है।
इस तरह करके पूरा एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। ओके, सो इस तरह एक पूरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। समझते रहो बच्चों धीरे धीरे, और समझो। अब 3D प्रिंटर से आप क्या क्या बना सकते हैं ये तो समझ में आ गया, बहुत कुछ बना सकते हैं। जिस तरह के ऑप्शंस होते हैं, तरह की चीजें बना सकते हैं। ठीक है, सुनो। अब बात होती है 4D में क्या करोगे। 4D में कुछ नहीं होता। 4D में एक स्पेसिफिक तरह का मटेरियल होता है। वो स्पेसिफिक मटेरियल का मैं एक नाम लेता हूं, हाइड्रोजल, जो कि बड़ा कॉमन है। हाइड्रोजल एक मटेरियल है। हाइड्रोजल एक मटेरियल है। इस मटेरियल को ले लो। हाइड्रोजल एक मटेरियल है, इस मटेरियल को आप ले लो। और इसको लेने के बाद, हाइड्रोजल एक मटेरियल, इसको ले लो। इसको लेने के बाद एक काम करो, इस मटेरियल का ना 3D ऑब्जेक्ट निकाल लो और इस मटेरियल को फिर किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ले जाओ। इस मटेरियल को किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ले जाओ और इस मटेरियल को इन्वायरमेंटल कंडीशन में ले जाने पर जो आपने 3D का कोई शेप बनाया है, इनके शेप और स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन होता है। इनके शेप और स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन होता है और वही शेप और स्ट्रक्चर परिवर्तन एक 4D कहलाता है। तो मत समझना कि मार्केट में कोई 4D प्रिंटर है, गलत फहमी में हो। मार्केट में कोई 4D प्रिंटर नहीं है। मार्केट में कोई भी 4D प्रिंटर नहीं है। मार्केट में कोई भी 4D प्रिंटर नहीं है। ओके एवरीवन, ये 3D प्रिंटर से बने ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाकर इनमें कोई बदलाव होता है और वही बदलाव होकर जो ऑब्जेक्ट बनता है उसी को हम 4D कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर ऑर्गन प्रिंटिंग में क्या करते हैं। ऑर्गन प्रिंटिंग में 3D 4D क्लियर है, ठीक है। ऑर्गन प्रिंटिंग में क्या करते हैं। ऑर्गन प्रिंटिंग में कुछ अलग होता है, सुनो। ऑर्गन प्रिंटिंग में जो कॉर्ट्रेजेस होते हैं जिसका हम ऑर्गन बनाते हैं वो होता है स्टेम सेल। वो होता है स्टेम सेल। ऑर्गन प्रिंटिंग में हम जिसका ऑर्गन वगैरह बनाते हैं वो होता है स्टेम सेल, है ना, वो होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल आप में से हर कोई जानता होगा, बड़ा स्पेसिफिक सेल होता है। ये ऐसा सेल होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल बोला जाता है। एक अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। एक अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये जो अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है स्टेम सेल, इसमें डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज होने की क्षमता होती है। इसमें डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज होने की क्षमता होती है। स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएट और अनस्पेशलाइज सेल है जिसमें डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज होने की क्षमता होती है। ओके, जिसमें डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज होने की क्षमता होती है। ओके, इस तरह की चीजें आपकी बॉडी में किसी और सेल में नहीं मिलती। यानी कि स्टेम सेल से लेकर आप डिफरेंशिएट स्पेशलाइज करके डिफरेंट तरह के बॉडी ऑर्गन बना सकते हैं। डेफिनेटली बॉडी ऑर्गन बना सकते हैं। स्टेम सेल कहाँ होता है, अलग अलग जगह होता है आपकी बॉडी में। ये बायोटेक है। हमने स्टेम सेल आपका ले लिया, जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय उनके स्टेम सेल्स आप ले सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जब कटता है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के स्टेम सेल को प्रिजर्व भी कर लेती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व भी कर लेती हैं। स्टेम सेल को ले लीजिए और उसको लेकर एक प्रिंटर आता है जिसको कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, है ना। पहले जमाने में आता था, आज भी है, टक 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 इंक टाइप का।
वो क्या करेगा, एक एक स्टेम सेल को उठाएगा, प्रॉपर किडनी विडनी या इस तरह की चीजों का शेप देता चला जाएगा और अंत में जाकर आपकी किडनी बनकर तैयार हो जाएगी। और बीच में एक बायोपेपर जेल होता है, वो सबको एक तरफ से जोड़ता चला जाएगा और सबको एक तरफ से जोड़ता चला जाएगा, प्रॉपर किडनी बनकर तैयार हो जाएगी। वीडियोस देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। 3D प्रिंटर पे अलग वीडियो मिलेगा, 4D ऑर्गन प्रिंटिंग में आपको अलग मिलेगा। बहुत मजेदार वीडियोस है। अब यहाँ तो जरूर पॉसिबल है नहीं कि मैं यूट्यूब चलाऊं, वो है अपना देखते रहिएगा। यहाँ पर थियरी की तरह से समझते चले जाइए जितना संभव होता है। अगले टॉपिक की तरफ लिए चलते हैं, आपको हम कहते हैं नार्को एनालिसिस। अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस वही है, लाइट डिटेक्टर टाइप का। नार्को एनालिसिस क्या होते हैं, लाइट डिटेक्टर टाइप का, है ना, जो झूठ बोलते हैं उनको पकड़ने वाली मशीन। सो नार्को एनालिसिस में जो लोग झूठ बोलते हैं उनको बोलने वाली मशीन है। इसी के लिए एक टर्म और यूज कर सकते हैं, लाइट डिटेक्टर भी कह सकते हैं। लाइट डिटेक्टर भी कह सकते हैं। और लाइट डिटेक्टर या नार्को एनालिसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको पॉलीग्राफी टेस्ट के नाम से जानते हैं। नार्को एनालिसिस या लाइट डिटेक्टर, जिसे हम लोग पॉलीग्राफी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पता है इसमें करते क्या है, आपको एक इंजेक्शन दे देते हैं सोडियम एमिटॉल का या सोडियम पेंटोथॉल का, आपको मिल जाएगी चीजें लिखी हुई। सोडियम एमिटॉल और सोडियम पेंटोथॉल के इंजेक्शन आपको दे दिए जाते हैं जनरली पानी के साथ मिलाकर, डिस्टिल्ड वाटर के साथ, जैसे डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं ना ग्लूकोज के, उसी तरह ये भी दे देते हैं। इसको देने के बाद क्या होता है, जो आपको देते हैं, इसको देने के बाद क्या होता है, इसको देने के बाद आप पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। सोडियम एमिथॉल और सोडियम पेंटोथॉल जिसमें बोल रहा हूं, इन्हें ट्रूथ ड्रग्स या ट्रूथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ट्रूथ ड्रग्स या ट्रूथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ट्रूथ ड्रग्स या ट्रूथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लेती हैं। आपसे जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप उस तरह के आंसर देते हैं, पूरी तरह से उस तरह का आपका आंसर होता है। ओके। और आपकी बॉडी में बहुत सारे मशीन लगे होते हैं, ECG, EEG, P300 टेस्ट, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आपको जानने की कोशिश है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक वायलेशन है आर्टिकल 21 जो राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं। इसलिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता लाइट डिटेक्टर के, जब तक आप नहीं चाहते। अगर गवर्नमेंट कोर्ट्स कहती है तो कुछ केसेस में हो सकता है, नहीं तो आपके साथ कोई भी लाइट डिटेक्टर नहीं कर सकता विदाउट यू, जब तक आप नहीं चाहते। ओके, तो ये लाइट डिटेक्टर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर इस तरह की चीजें जो होती न्यूज में आ ही जाती हैं, तो बताना तो जरूरी है। अगला टॉपिक है केवलार, जिसे हम कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। अगला टॉपिक है केवलार। केवलार भी कुछ नहीं है, केवलार एक बुलेट प्रूफ जैकेट का मटेरियल है। ये एक तरह का प्लास्टिक है, पर बहुत ही स्ट्रांग प्लास्टिक है। केवलार इज अ स्ट्रांग प्लास्टिक। केवलार जो है वो बहुत ही स्ट्रांग प्लास्टिक है। सो केवलार इज अ स्ट्रांग प्लास्टिक। और बताऊं, 100 से अधिक तरह के प्लास्टिक, 100+ प्लास्टिक के पॉलीमराइजेशन के बाद, 100 से अधिक तरह के प्लास्टिक के पॉलीमराइजेशन के बाद केवलार बनता है। सो केवलार जो एक सुपर स्ट्रांग प्लास्टिक बोल रहे हैं, 100 से अधिक तरह के प्लास्टिक के पॉलीमराइजेशन के बाद
केवलार का फॉर्मेशन होता है। अब 100 से अधिक तरह के प्लास्टिक के पॉलीमरेशन के नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं है, नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, इनका नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इनका नाम लिख जाना पॉसिबल नहीं है। तो 100 से अधिक तरह के जो हैं इनका नाम लिखवाया जाना पॉसिबल नहीं है। ओके एवरीवन, अब यहां पे देखना कुछ चीजें हैं जो समझना है। पहला, इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो बुलेट्स वगैरह इनसे पास नहीं करते हैं। दूसरा, ये हल्के बहुत होते हैं, तो वेट ज़्यादा नहीं होता है, कैरी नहीं करना पड़ता है। और तीसरा, इनको किसी एसिड वगैरह में रख दो तो जल्दी घुलते भी नहीं है, किसी एसिड वगैरह में ये जल्दी डिजॉल्व भी नहीं होते हैं, किसी एसिड वगैरह में जल्दी डिजॉल्व भी नहीं होते हैं। केवलार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला टॉपिक आपको लिए चलते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, एजेंट ऑरेंज की तरफ। ये तो और मजेदार है। अगला टॉपिक आपको लिए चलते हैं एजेंट ऑरेंज की तरफ, एजेंट ऑरेंज की तरफ। क्या होता है एजेंट ऑरेंज, जरा समझना। पता है 1960s के आसपास, 61 से 71 के बीच में, 1961 से 71 के बीच में यूएस वियतनाम वार चल रहा था, यानी यूएस और वियतनाम की लड़ाई। इस यूएस वियतनाम वार में, जो यूएस वियतनाम वार चल रहा था, इस यूएस वियतनाम वार में वियतनामीज जो थे वो यूएस सोल्जर्स को मार रहे थे और खूब संख्या में मार रहे थे। आपको कहे सर ये तो चौंकाने वाली बात है, अमेरिकन सोल्जर्स मर रहे थे। हाँ, वियतनामीज ऐसा कर रहे थे। करते क्या थे, वो सब मारते थे अमेरिकन को, उसके बाद जाकर छुप जाते थे। जहां छुपते थे वहां पर हब्स होते थे, बड़े बुशी होते थे, घने घने से हब्स होते थे, घने घने से छुप जाते थे सब, बड़ी ऊंचाई के होते थे। ऊपर एरोप्लेन से देखो तब भी नहीं दिखते थे सब, और निकल निकल कर मारते थे सब। ये जो हब्स था, अनवांटेड प्लांट उन जगहों पे था जहां पर वो छुप जाया करते थे। जानते हो क्या हुआ, अमेरिका से कुछ केमिकल आया, उन केमिकल का नाम था 2,4-D 2,4,5-T। इसको केरोसिन में मिलाया गया। 2,4-D और 2,4,5-T को केरोसिन में मिलाया गया, और फिर केरोसिन में मिलाने के बाद वहां छिड़का गया, जिसके छिड़कने से क्या हुआ, सारे के सारे जो हब्स थे वो सूख गए, मर गए। और पता है इसके एक्सपोजर्स में वियतनामीज भी आए थे, वियतनामीज भी मरे थे, इतना खतरनाक केमिकल था। और अमेरिकन सोल्जर्स भी आए थे। आपको बताऊं, जो अमेरिकन सोल्जर्स वहां उस लड़ाई के बाद लाखों लाखों की संख्या में सैनिक थे वहां, जब वो लौटते अपने कंट्री में, और इनसे जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े लुए लंगड़े टाइप के, फिजिकली डिसेबल होते हैं। ये जो केमिकल था ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिएस्टिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिएस्टिक एसिड, ये सारे के सारे केमिकल जो थे वो ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर लाए गए थे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एजेंट ऑरेंज। इसीलिए हम इनको कहते हैं एजेंट ऑरेंज। एवरीबॉडी क्लियर? इसीलिए इसको हम कहते हैं एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज को लेकर अभी पिछले साल ही सुनने में आया था कि अमेरिका के पार्लियामेंट में लोगों को बहुत ही सम्मान दिया गया था। क्योंकि जो लौट कर आए थे ना, इनके बच्चों में अजीब तरह की एबनॉर्मलिटीज थी। आप पिक्चर्स देख सकते हो, बड़े खतरनाक से इनके बच्चों में बड़ी अजीब से एबनॉर्मलिटीज, जो पिक्चर्स आप देख सकते हैं बड़े खतरनाक हैं, डराने वाले हैं। ये ऑरेंज कलर का था, देख रहे हो, पूरा का पूरा। किसी की आँख ही नहीं हो रही है, अजीब सी शक्ल हो रही है। ये देखो इनके आईज वाइज
बड़े अजीब अजीब तरह के बच्चे हुए थे, ठीक है। ये मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। देखो एजेंट ऑरेंज छिड़कता हुआ दिखा रहे हैं, है ना, ये सारी, ये देखो अजीब तरह के एबनॉर्मलिटीज हैं। ये देखो इनके ये अजीब से ओके, बड़ी खतरनाक वो चीज़ थी जो उस समय, देखो पूरा का पूरा हर्ब्स पूरा का पूरा जल गया, ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी ये बर्थ डिफेक्ट्स कर रहे हैं, देखो अजीब तरह की शक्लें हो जाती हैं लोगों की। बाद में एक तरह का क्या है, एक केमिकल वारफेयर मान लिया गया इस तरह की चीज़ों को। देखो 39 ईयर्स लेटर द इफेक्ट ऑफ एजेंट ऑरेंज, बच्चे देखो आँख ही नहीं हो रही है पूरी की पूरी। ये अभी भी उनका इम्पैक्ट है जो वहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। वियतनामीज फैमिली स्टिल बैटलिंग, अब हम लोग भी कहाँ चले गए, लौट आते हैं ना। बड़ी दर्दनाक चीज़ है, सब ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बच्चों, पता है ऐसे ना, ये सिर्फ एजेंट ऑरेंज ही नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एजेंट ग्रीन, एजेंट पिंक, एजेंट पर्पल, एजेंट ब्लू, एजेंट वाइट, एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज में 2,4-D और 2,4,5-T दो को लिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो यूज़ की गई हैं। ठीक है, ये है पूरा का पूरा। मेन पॉपुलर था एजेंट ऑरेंज, मैंने आपको बताया, जब किस तरह की और भी चीज़ें थी, ग्रीन भी था, पिंक भी था, पर्पल भी था, अलग अलग समय में लाया गया था। लेकिन सब के सब देखो तो कहीं ना कहीं 61 से 71 उसी के बीच के हैं सारे के सारे। तो अलग अलग तरह की चीज़ों का ट्रायल, मेरे समझ गए होंगे, बहुत है इन चीज़ों में, नहीं तो खो जाएंगे हम लोग, इतने इस तरह की चीज़ें। एजेंट ऑरेंज के बाद हम लोग अगला टॉपिक चल, इसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स। ये बहुत मजेदार टॉपिक है। कहाँ गया भाई आप लोगों का चैट? अरे एकदम शांत बैठे हैं बच्चे, सो तो नहीं रहे भाई, टॉपिक स्लो है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। चलो, पर यह है कि टाइम मिल गया तो मैं धीरे धीरे टॉपिक भी खत्म कर देता हूँ। अगले टॉपिक और मजेदार है, 3 टॉपिक्स हैं एक साथ और तीनों दूसरे से जुड़े हैं। पहला जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, दूसरे से कहते हैं एरोपोनिक्स, और तीसरा जिसे कहते हैं एक्वापोनिक्स। सो हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, 3 चीजें। द वन इज अ हाइड्रोपोनिक्स, सेकंड इज अ एरोपोनिक्स एंड थर्ड वन इज एक्वापोनिक्स। देखो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स ये सब क्या है। हाइड्रोपोनिक्स को एक्चुअल में हम लोग सॉइल लेस कल्चर के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स दुनिया में सॉइल लेस कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आ सकते हैं, एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस। I am expecting this topic in your coming year examinations. हाइड्रोपोनिक्स जैसे सॉइललेस कल्चर के नाम से जानते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, हम जब किसी पौधे को सॉइल में लगाते हैं, हम जब किसी पौधे को सॉइल में लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि पौधे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यही ना, कोई और रीजन होता है? नहीं। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स वहीं पौधों को लगा दूं, इस डब्बे में क्या करूं, न्यूट्रिएंट्स डाल दूं और पौधे की जड़ को डाल दूं और इसको छत पे रख दूं, पौधा होगा कि नहीं होगा? होगा, बस। इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होगा पानी के अंदर रखा जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बट यहाँ सॉइल नहीं है, ये पूरी तरह से सॉइललेस कल्चर के अंदर आएगा।
देखो ऐसा है, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुब्रता, बैरग्या, नाडिया ने क्वेश्चन पूछा है, सर इफ ऑल द फिनोमिना केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द बिग बैंग and in the basis of gravitational wave we are trying to study past phenomena like big bang and other missing link, how this is effective for getting such information as big bang is more previous phenomena than the creation of any wave। हमको एक बात बता दो बस, अभी तक की स्टडी के बेस से बिग बैंग को मान रहे हैं ना आप पे, क्वेश्चन के फेवर में पॉइंट्स है और अगेंस्ट से भी पॉइंट्स है। आज तक हम बिग बैंग को ही मान रहे हैं ना, वहीं से हुआ होगा, क्या पता उससे पहले की भी घटनाएं हो, है कि नहीं? वो तो हम मान रहे हैं ना, किसी ने देखा थोड़ी ना है, वो तो प्रूव है ना, हाईली वैलिड है ना, लोग इसको प्रूव ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सो डिपेंड्स। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। ओके एवरीवन, चलेगा। आपका आंसर हो गया सुब्रता? ओके, अभी आते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स की बात कर रहे थे। देखो अब एग्रीकल्चर को ना हम के लिए लैंड की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स ये वही एग्जाम्पल है जो बता रहे हैं, एग्रीकल्चर को उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी लैंड की ज़रूरत नहीं है। छत पे लगाइए ना इस तरह की चीज़ों से, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, ये सब चीज़ें करके आप छत पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। देखो लिखा है कि नो नीड ऑफ लैंड सॉइल, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स में देखो, नो नीड ऑफ लैंड फॉर सॉइल, लेस वाटर कॉस्ट बिकॉज वाटर रिमेन्स इन द सिस्टम, फर्दर रीयूज, वाटर फिर से रीयूज कर सकते हैं। लेस न्यूट्रिशन कॉस्ट बिकॉज न्यूट्रिशन लेवल विल बी इन कंट्रोल, जितना चाहिए न्यूट्रिशन हिसाब से। मिट्टी में क्या होता है, कहीं बदलता है, गोभी इतना बड़ा, कहीं इतना छोटा, जहाँ न्यूट्रिशन ज़्यादा है वहाँ बड़ा साइज नहीं है, वहाँ कम चाहिए, यहाँ यूनिफॉर्म रहेगा। यहाँ इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक कंट्रोल तरीके से जहाँ से आ रहा है वहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हाई प्रोडक्टिविटी है, कंट्रोल प्रोडक्टिविटी है। प्लांट को आसानी से हम इंसेक्ट विंसेक्ट से बचा सकते हैं, इजिली वी कैन सेव द प्लांट्स अगेंस्ट द इंसेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है? जनरली हाइड्रोपोनिक्स वहाँ जहाँ पे गार्डनिंग वार्डिंग नहीं की जा सकती वहाँ पे आप हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का एक वीडियो है था हिंदू का, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। जो बेबीलोन गार्डन वगैरह है ना वो आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा कॉमन हिंदू वाला ही आता है। अरे आज नहीं आया, ओह ऑल दिखा था ना, ऑल में आ जाएगा। अरे 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 हिंदू वाला आज नहीं खुल रहा, कुछ और खुल गया क्या? ओह बिंग खुल गया ना, तभी तो मैं सोच रहा हूँ। खुलेगा, डोंट वरी, वही आएगा। क्या है यार, लो हिंदू भी डाल दिया, ये आ गया देखो। Stop buying things with your credit cards or EMI. There's a term called EMI trap. You see maximum people. Hydroponics is a method of growing plants, usually crops, without soil. In this method, the crops or plants are grown on water. देखो ये ना वाटर के साथ न्यूट्रिएंट जा रहे हैं इसमें, देखो। According to studies, plants grown hydroponically grow faster and healthier than plants. डेफिनेटली फास्टर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे रहे हैं, देखो। पर खर्चीला भी है, तो ठीक है ना, महंगे वाले प्लांट लगाओ ना। Nutrients
ये देखो रूट्स, water that surrounds the roots, so plants have easier access to the nutrition they need. Many different civilizations have utilized hydroponic growing techniques throughout history. देखो हैंगी गार्डन बेबीलोन, ये सब केमिकल्स के अंदर है बच्चा। The Aztecs of Mexico are examples of hydroponic culture. As the many benefits are realized, now scientists and horticulturalists are experimenting with different methods of hydroponics. It was even integrated into the space program by NASA as they are considering the देख रहे हो स्पेस में भी कह रहे हैं इस तरह की चीजों को ग्रो करने के लिए केमिकल ले जाओ। देखो स्पेस में सनलाइट तो आ ही रही है। Hydroponics allows plants to grow up to 50% faster than they would in soil, and fresh organic produce can be harvested throughout the year. It also helps to produce higher yields than traditional soil-based agriculture and allows crops to grow in areas of the world that cannot support crops in the soil. हो गया। Hydroponics is good for both environment and एरोपोनिक्स दिखाता हूँ। since Okay. it eliminates the need for massive pesticide use compared to traditional soil-based agriculture. देखो ज़मीनों में जब कोई कल्टीवेशन करते हो ना तो अधिक खासी मात्रा में आपको चीज़ें डालनी पड़ती हैं। पेस्टिसाइड भी खूब डालते हो, पता नहीं जड़ों को कितना मिलेगा, पौधों को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे एकदम जितना दोगे उतना ही पौधों को मिलेगा, या कुछ भी एक्स्ट्रा या सरप्लस नहीं होना। तो यहाँ पे ना इन्वायरमेंट है उस तरह की दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी फ़ायदा है जो आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, और चीज़ें आपको बताता हूँ। एरोपोनिक्स में क्या होता है? एरोपोनिक्स में न्यूट्रिशन, यहाँ तो हमेशा पानी वाटर में रहता है। एरोपोनिक्स में फेंकते हैं, कैसे देखो एरोपोनिक्स दिखाता हूँ। हवा में फेंकते हैं, यानी यहाँ पानी में हमेशा नहीं रहता। स्प्रे टाइप से समझो, हाँ स्प्रे टाइप से। ये देखो वर्टिकल फार्मिंग तो आप समझ ही रहे हैं। We love our hair color. I love my brown. I love my burgundy. मेरा भरोसा सिर्फ गार्नियर कलर नेचुरल्स। एक नो अमोनिया फॉर्मूला जिसमें है 10 गुना नेचुरल ऑयल्स जो गहराई तक जाकर बालों को कलर करे और पोषण दे। पाइए नेचुरल कलर जो चले 10 हफ्तों तक। गार्नियर कलर नेचुरल्स अब कलर करें 3 बार तक सिर्फ 89 रुपीस में। Have you ever seen plants grow like this? There's no need for soil or even hydroponic tanks. These roots are just dangling in hollow tubes. Aeroponic farming is a process by which plants are able to absorb nutrients using only water and open air. And this surprising approach can save huge amounts of water and space compared to traditional यहाँ पर ह्यूज अमाउंट का ना practices. वो सी जरूरत नहीं होती Allow crops पानी to की। grow in areas lacking resources. ये उतना बढ़िया नहीं दिखा रहा, मैं तो समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मान लो बच्चा, ये मान लो ये कोई पौधा लगा हुआ है, ये उनकी जड़ें हैं। यहाँ से क्या होगा, एक ट्यूब जाएगा, ठीक है, इनसे न्यूट्रिएंट जाएगा, यहाँ एक होल होगा, इनसे स्प्रे होगा, स्प्रे होगा, स्प्रे होगा, स्प्रे होगा, एक इंटरवल के बाद तो हवा के थ्रू इनके साथ न्यूट्रिएंट्स और पानी हल्का सा दिया जाता है और ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। ये बाहर सन की लाइट है जिस पे ग्रो कर रहे हैं, इनको हम एरोपोनिक्स कहते हैं। हमेशा पानी के अंदर नहीं होता। उतना जो कोई पिक्चर आया नहीं है ना जो मैं ढूंढ रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, पर शायद कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने देखे थे, मैं वो दिखाता हूँ। अगर दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मान लेना ऐसा होता है। देखो ये एरोपोनिक बहुत अच्छा है। हाइड्रोपोनिक से हमेशा पानी में है ना, हाइड्रोपोनिक देखो ये हमेशा पानी में है। एरोपोनिक्स देखो ये स्प्रे जा रहा है, स्प्रे जा रहा है, स्प्रे जा रहा है। जब स्प्रे जा रहा है तो हवा के थ्रू, तो यहाँ पर हमेशा वाटर की जरूरत, यानी कहते भी एरोपोनिक्स से पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती।
इससे पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। देखो ये पौधा फिर भी ये VS बीच में दे दिया, ये देखो यहाँ से यहाँ स्प्रिंग दिया, स्प्रिंकलर टाइप से जड़ों को मिला, और ये एरोपोनिक्स हो गया। ठीक है, एक्वापोनिक्स बहुत ही मजेदार होता है। पिक्चर देखो और मजेदार है। एक्वापोनिक्स में पता है क्या होता है, इसका एक पार्ट ना नीचे हम मछली लगा रहे हैं, ये देखो, और ऊपर पौधा ग्रो कर रहे हैं। अब आप बोलोगे नीचे मछली ऊपर पौधा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सुनो एक काम करो, समझो। एक्वापोनिक्स में जो मछली है ना, वो अपना वेस्ट देती है। वो वेस्ट जो होता है वो फर्टिलाइजर होता है। वो वेस्ट जाएगा इन पौधों को एज अ फर्टिलाइजर की तरह मिल जाएगा। पौधों की जड़ें क्या करें, उनके वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी क्लीन हो जाएगा, फिर ये पानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वाटर आ रहा है और यहाँ ऊपर क्या जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है। इस तरीके से करते करते ये एक्वापोनिक्स हो जाएगा। तो मछलियां भी नीचे हैं, मछलियों का पानी साफ हो जाएगा, इनका जो वेस्ट होगा, जो पोटी वोटी होगी, पोटी वोटी ऊपर चली जाएगी, तो ऑर्गेनिक वेस्ट क्लीन हो गया। इन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर ले लिया, पानी को क्लीन करके फिर नीचे कर दिया। ये सिस्टम चलता रहेगा। ये क्या देखो, ये ऊपर ऊपर से आ रहा है पानी का, ये है आपका क्या, एक्वापोनिक्स। मेरे ख्याल से मैंने आपको तीनों समझा दिया, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स। सुब्रता, आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले तो आप बता दो, पहले तो आप बता दो, जो कि जरूरी है। एक चीज़ है छोटा सा, जिसका कहते हैं नीम कोटेड यूरिया। फिलहाल नीम कोटेड यूरिया जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी आपको बताता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है यह नीम कोटेड यूरिया। लग रहा है भी आप लोग के पास पार्टिकल फिजिक्स वाले टॉपिक्स के भी डाउट्स और भी पड़े हुए हैं। होगा तो लिख दीजिएगा, मैं बताता चला जाऊँगा। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो मैं नीम कोटेड यूरिया के बाद ही रुक जाऊँगा, पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और हाँ, नेक्स्ट जो टुमारो क्लास है, दैट इज़ द लास्ट क्लास, ध्यान रखिएगा। कल आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। ऑल थ्री अंडरस्टूड। अच्छा ये बताओ, इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा लगा? आई एम वेरी श्योर आप क्या कहने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स। और तीनों में आपने देखा कि ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, लैंड की ज़रूरत नहीं है, और तीनों तरह के एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। हाँ ये अलग बात है, तीनों थोड़े महंगे हैं, तीनों थोड़े महंगे हैं, बट ऑप्शंस तो हैं एग्रीकल्चर्स के। एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस तो हैं। देखो नीम कोटेड यूरिया क्या है, ऐसा है, नीम की जो सीड्स होते हैं ना, उनके ऑयल ले लो, उनके ऑयल ले लो। वैसे वो नीम के जो ऑयल होते हैं ना, वो एक तरह के नीमी साइड होते हैं, कीड़े वीड़े मर जाते हैं उससे, कीड़े मर जाते हैं। आप यूरिया को लेकर उस ऑयल के अंदर रख दो, और उस ऑयल में से यूरिया को निकाल दो, तो यूरिया के जो बाहर कोटिंग है ना, उस ऑयल की कोटिंग हो जाएगी। यूरिया के बाहर जो कोटिंग है ना, वो उस ऑयल की कोटिंग हो जाएगी। उसको सूखने के बाद आप खेतों में डालो, जानते हो, पौधे उसको यूज़ करेंगे, और साथ साथ वो डिकम्पोजेबल भी हो जाएगा काफ़ी हद तक। सॉइल में नहीं छूटेगा यूरिया, केमिकल यूरिया, अब वो टॉक्सिक भी नहीं होगा, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल यूरिया होते हैं वो तरह के खतरनाक केमिकल होते हैं, और सरकार जो है इन केमिकल्स पर, यूरियाज पे सब्सिडी देती है। और हमारे किसान क्या करते हैं, हमारे जो देश के नेता और देश के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन सब्सिडाइज यूरिया को बाहर कर देती है एज अ रॉ मटेरियल की तरह, बाहर से चीज़ों को लेकर आने के लिए, बाहर से चीज़ों को लेकर आने के लिए। ओके एवरीवन, सब्सिडाइज कर देती है। बाहर से लेकर आने का मतलब ये होता है, जब मेरा कहने का मतलब है कि मान लो सरकार कोई चीज़ की सब्सिडी दे रही है यूरिया की, और यूरिया सब्सिडी दे रही है, किसानों को मदद मिलेगी, वो यूरिया बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि ये यूरिया बाहर जो होता है वो क्या होता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यही यूरिया हम बाहर भेज देते हैं, और उस तक प्रोडक्ट लेके हम भारत में भेजते हैं, तो ये गलत है ना। तो सरकार ने देखा ये तो गलत हो रहा है, हमारे यहाँ के जो रियल फार्मर उनको इस तरह का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार लेकर आई यही कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम कहते हैं नीम कोटेड यूरिया। और यही नीम कोटेड यूरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
So what is it? This is the neem coated urea. Okay everyone. Is vertical farming aeroponics? वर्टिकल फार्मिंग आप समझ नहीं रहे. वर्टिकल फार्मिंग एरोपोनिक्स क्यों नहीं है? हाइड्रोपोनिक्स भी तो वर्टिकल फार्मिंग हो सकता है. वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर ऊपर की तरफ करें. अरे भाई पिक्चर से समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं. जिस चीज को हम आसानी से समझ सकते हो उससे इतना डिफिकल्ट क्यों बनाए? आप खुद बताइए सारे के सारे वर्टिकल फार्मिंग है क्या नहीं? पर ये सब थोड़े महंगे हैं, है ना? ये सब थोड़े महंगे हैं. देखो ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग नहीं हो रहा. एक लेयर में हम पौधों को लगा रहे हैं. ये देखो ऊपर 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 एक लेयर है पौधों का, लेयर है पौधों को लगा रहे हैं. वर्टिकल फार्मिंग यानी 1 हेक्टेयर एरिया में हम कितने हेक्टेयर के बराबर पौधों को लगा रहे हैं. ये वर्टिकल फार्मिंग है. देखो वर्टिकल फार्मिंग मतलब क्या? हम खेती को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं. जमीन कम हो रही है तो ऊपर की तरफ जाओ. विश्वजीत, जमीन बच्चा कम हो रहा है तो कहां से पैदावार लाओगे? ऊपर की तरफ जाओ. तो ऊपर की तरफ जाओ. इसी को वर्टिकल कहते हैं. हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग. अब वर्टिकल फार्मिंग में आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं. हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये तो तीनों जगह यूज हो सकते हैं ना. ये तो आप तीनों जगह यूज कर सकते हैं. हाइड्रोपोनिक्स में भी, एरोपोनिक्स में भी, एक्वापोनिक्स में भी. तो एवरीवेयर यू कैन यूज देम. तो एरोपोनिक्स वर्टिकल फार्मिंग नहीं है. वर्टिकल फार्मिंग में आप हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स में कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं. किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं. ठीक है. आगे पेपर में पूछा था कि बायोचार को वर्टिकल फार्मिंग में यूज कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते? कोई भी चीज ना फर्टिलाइजर उसको मिला दीजिए उसमें. क्यों नहीं कर सकते? मिलाइए इसमें. अब तो मेरे ख्याल से वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. देख रहे स्काई स्क्रैपर्स पूरा पौधा ही पौधा ग्रो कर. सोचो कितने पौधे होंगे. ये देख रहे हैं स्काई स्क्रैपर्स. कमाल की चीज है ये जो चीज आपको दिख रही है. देखो कितना बढ़िया दिख रहा है. देखो स्काई स्क्रैपर्स. देखो पूरी बिल्डिंग पर ही पूरा का पूरा क्या कर दिया है? पौधे पौधे ही लगा दिया है. ये जो जमीन की बात कर रहे थे ऊपर आसमान पे पौधे भर दिए. देख रहे मतलब बिल्डिंग्स पे किस फ्लोर पे कहाँ कहाँ पौधे हैं. तो इससे बढ़िया स्काई स्क्रैपर्स वगैरह इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या मिल सकता है? देख रहे हो ये देखो ये बिल्डिंग देखो क्या खूबसूरत बिल्डिंग है. हम भी कहाँ उलझ गए आप लोगों के साथ. अच्छा ये सब चीज़ें पिक्चर से बड़ा समझाना बड़ा आसान हो जाता है. मेरे को तो बड़ा आसान लगता है जब फोटोग्राफ पिक्चर से खोलो और ज़्यादा इसमें बोलना भी नहीं पड़ता. बच्चे तुरंत देख लेते, तुरंत समझ. अरे ये तो सर हम समझ गए, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है. फाइन. तो आपको नीम कोटेड यूरिया बता दिया. तो इसको क्या करेंगे अब? ये ना ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं हो सकता. जो ये नीम कोटेड यूरिया बाहर भेजा जाता था ना एज अ किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर वो प्रोडक्ट भारत में लाया जाता. अब कोई ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है. ये सब चीज़ें हैं जो मोदी जी के टाइम में हुई हैं. इनको दिखा कि भाई ये सब तो करप्शन हो रहा है, उल्टा सीधा काम हो रहा है. तो वहीं पर इस पर काम किया गया. अगला कंसेप्ट है ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी. अब ये हम लोग आगे बात करेंगे. 4-5 मिनट बचता है. मुझे नहीं लगता कोई नया टॉपिक उठाना चाहिए. आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आपको अगर आज के लेक्चर में से कुछ पूछना है, क्योंकि हाँ पार्टिकल फिजिक्स सबसे टफेस्ट टॉपिक था. ये मेरे को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए. नो आई एम हियर. मेरा टाइम अभी 5-6 मिनट और बचता है. और नहीं है देन आई विल लीव योर क्लास. नया टॉपिक उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है. सो अगर यू हैव अ डाउट सो यू आस्क मी. मुझे लगता है आप लोगों के कोई डाउट्स हैं.
सो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो सबसे अच्छा क्वेश्चन वो एनर्जी वाला एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, पता नहीं कहाँ गया बोला। एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में सिंगुलरिटी टर्म है। देखो ऐसा है, सिंगुलरिटी वगैरह ये ना एक अलग अलग थियरीज हैं जो बताने की कोशिश कर रही हैं कि ब्रह्मांड कहाँ से आया है। ठीक है, आप उन थियरीज के अंदर घुसने के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपको कभी भी। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट का होता है, कुछ भी। म्यूऑन्स ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं जाननी है उसी पे आप लेके करेंगे। अब इस बात तो कह पाना इतना पॉसिबल नहीं है कि म्यूऑन्स हैव बीन यूज्ड फॉर दैट पर्पसेस। ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ से शोध आया है भाई, ये फेक न्यूज़ है ना। कहाँ से ये फेक न्यूज़ है कि कितना है कि म्यूऑन का यूज़ किया गया है इस तरह के चाइना के बॉल वॉल को बनाने के लिए। इसके तो फिलहाल मैं भी फ़ोटो ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। ये मुझे भी आर्टिकल ज़रा शेयर करना, मैं देखता हूँ ऐसा कुछ है कि नहीं। ओके शुभाषी, मुझे भी नहीं पता भाई म्यूऑन से केस में ऐसा हुआ है कि नहीं। चाइना के वाल की जो ड्यूरेशन है लॉन्गेविटी इसीलिए है जिसमें म्यूऑन्स का यूज़ किया गया था। ये तो मुझे भी नहीं बता सकता। ओके, थैंक यू एवरीवन।